नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें आज हम चर्चा करेंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम जेट भी कहते हैं, उसमें 6% का क्या है रूल। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। 6% का रूल जो है यही बताता है कि आप एग्जाम में उत्तीर्ण हैं या नहीं है। यही डिसाइड करता है कि कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण होंगे जेट में या नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि जो जेट है वो झारखंड में पहली बार आयोजित 2007 में गई थी और ठीक 18 वर्ष बाद 2025 में इसका विज्ञापन जारी की गई है। और यह विज्ञापन हम सभी झारखंड के वासियों के लिए एक त्यौहार से कम नहीं है। तो हम जम के तैयारी भी करेंगे, साथ ही साथ विज्ञापन के सभी पहलू को समझेंगे भी, क्योंकि जब आपके विज्ञापन के सभी पहलू, सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पैटर्न अगर आपको पता होगा तो आपके एग्जामिनेशन आसानी से निकल जाएंगे। तो 6% का रूल को समझते हैं, क्योंकि यही जो है ये निश्चय करता है कि कितने प्रतिशत जो है वो विद्यार्थी जेट के एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण होंगे। जो हमारा जेट है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह जेपीएससी के द्वारा आयोजित की जा रही है। और मैं आपको बता दें, जेट के एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आप झारखंड के विश्वविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। साथ ही साथ झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में आप पीएचडी में अपना नामांकन दाखिला करने के लिए भी जो है आप जो है वो क्या हो जाते हैं, तो एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, जो आपका जेट है वह क्या है, पूरा जीवन भर जो है उसका वैलिडिटी है, यानी जीवन के साथ भी जब तक आपका जीवन है तब तक जेट जो है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं 6% रूल की। 6% रूल क्या है पहले ये समझते हैं। बोलता है द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड, total slot of eligibility for assistant professor and admission in PhD shall be equal to 6% of the candidate appeared in JET। इसका मतलब ये हुआ किसी भी विषय में कुल आवेदन के 6% विद्यार्थी ही जो है वो एलिजिबल होंगे जेट के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई विषय है जिसमें सिर्फ 100 लोग आवेदन करते हैं तो उस 100 लोग में केवल 6% लोग ही जो है वो जेट के लिए उत्तीर्ण माने जाएंगे, यानी उतने ही लोग उत्तीर्ण होंगे। यानी 100 में केवल 6% यानी 6 लोग, यानी 94 लोग उत्तीर्ण नहीं होंगे। मेरी बात को समझ में आ रहा? आप समझिए कि एग्जामिनेशन इतनी तो आसान नहीं होगा सर, 100 में सिर्फ 6 ही लोग उत्तीर्ण होंगे तो आसान नहीं है सर। इसीलिए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, विश्वविद्यालय में जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्त होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि एग्जामिनेशन जो है वो आसान नहीं होंगे। एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उच्च स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपकी तैयारी भी उच्च स्तरीय ही होनी चाहिए। दूसरी बात करेंगे कि 6% रूल, साथ ही साथ आपको इस 6% के बाद जो है आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 में यानी हमने बताया कि पेपर 1 जो है वो आपका कितना क्वेश्चन का होता है, 50 क्वेश्चन का आपका पेपर 1 होता है, जो सभी विषय के लोगों के लिए कॉमन होगा, सबका सेम सिलेबस होगा और प्रत्येक 2 मार्क्स के होंगे, यानी 100 आपका मार्क्स का हो गया पेपर 1। पेपर 1 100 मार्क्स का। पेपर 2 की बात करें तो जो पेपर 2 है वो आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से हैं। कंसर्न सब्जेक्ट कहने का मतलब किसी विद्यार्थी का इकोनॉमिक्स हो सकता है, किसी का कॉमर्स हो सकता है, किसी का हिस्ट्री हो सकता है, किसी का हिंदी हो सकता है, किसी का मैनेजमेंट हो सकता है, तो वो उनका कंसर्न सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट से वो जेट परीक्षा देंगे, जिसके लिए वो आवेदन करेंगे। उस कंसर्न सब्जेक्ट से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, यानी यानी कि आपके 200 मार्क्स हो गए। 200 मार्क्स आपके कंसर्न सब्जेक्ट से हो गए। अगर ये दोनों को ऐड कर दे तो आपका कितना हो गया, हमारा
300 मार्क्स। इस 300 मार्क्स का एग्रीगेट, इस 300 मार्क्स का एग्रीगेट यानी दोनों ही पेपर में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में, आप याद रखिएगा पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नहीं है, ठीक है, पेपर 1 का भी मार्क्स ऐड होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का मन में लग रहा था सर पेपर 1 क्वालिफाइंग मार्क्स है कि नहीं, पेपर 1 क्वालिफाइंग नहीं मार्क्स नहीं है, बल्कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मार्क्स जो है वो आयोजित की जाएंगे। अब बोलेंगे सर हम अगर मान लीजिए हिस्ट्री का टीचर बनना चाहते तो एक कंसर्न सब्जेक्ट से जो पूछा जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन पेपर 1 से क्यों पूछा जा रहा है? पेपर 1 में जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पीपुल एंड एनवायरमेंट। तो सर ये आपको कल के डेट में आप पीएचडी करेंगे तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च के बारे में पता होने चाहिए। कल के डेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आपको टीचिंग मेथडोलॉजी पते होने चाहिए, इसीलिए तो पेपर 1 हो रहा है और पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि आपका एग्रीगेट 300 मार्क्स में आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को कितना प्रतिशत मार्क्स लाना है? 40% मार्क्स लाना है, यानी 120 मार्क्स लाएंगे। तो क्या सर वो पास हो जाएंगे? नहीं बाबू, 120 नंबर ला लेने से अगर पास हो जाते तो झारखंड में बहुत सारे होनहार बच्चे हैं जो जेट पास कर जाते हैं, ठीक है। ये तो आपकी क्राइटेरिया है। इसके बाद आते हैं एससी, एसटी, बीसी, BC1, BC2, ये कितना प्रतिशत लाएंगे? 35%, यानी कि 300 का 35% निकालेंगे तो 105 नंबर। 105 नंबर से कोई कम लाता है तो एलिजिबल होगा ही नहीं, ठीक है, उसको कंसीडर किया ही नहीं जाएगा, ठीक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस अगर 120 से कम लाते हैं कोई कहानी नहीं, 120 से ऊपर लाना पड़ेगा। अब 120 से जो ऊपर लाएंगे विद्यार्थी, अब आप समझिए मेरे बात को कि 100 में से मैंने बताया 100 स्टूडेंट में से मैंने बताया 6% ही जो है वो क्या होंगे? जेट के लिए एलिजिबल होंगे, यानी 6 स्टूडेंट हो गया क्या हमारा एलिजिबल होंगे, यानी 6 स्टूडेंट ही जो है वो क्वालिफाई करेंगे। अब उस 6 में से आपको ध्यान में रखना है कि जो टॉप होंगे, टॉप का 6%, टॉप का 6% कहने का मतलब कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो 120 नंबर से कम लाए होंगे, ठीक है, उनका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब 100 में से मान लीजिए कि 50 बच्चे ऐसे हैं जो 120 नंबर से ज्यादा लाए, जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, ठीक है, 120 नंबर से ज्यादा लाए। अब इस 50 स्टूडेंट जो 120 नंबर से ऊपर लाए, इन्हीं का रिजल्ट होगा। लेकिन ध्यान रखेगा जो 6% दिया जाएगा ना सर, वो इस 50 का 6% नहीं, जो कुल कैंडिडेट भरे हैं उसका 6%। समझ में आ गया मेरे बात को? तो यही है 6% का रूल, ठीक है। दूसरी बात, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? तो जो हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो OMR बेस्ड होगा, ठीक है, यानी जो हम एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है, वो हमारा कैसा होगा? मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा हमारा वो OMR बेस्ड होगा, ठीक है, OMR बेस्ड होगा। किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको नहीं भी आ रहा है तो आप आराम से ABCD कुछ तो टिक लगा ही दीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और किसी कारणवश JPSC के द्वारा वह क्वेश्चन गलत है तो JPSC ने साफ साफ कह के रखा है उसे हम ह्यूमन एरर मानेंगे और हम उसी को नंबर देंगे जो उस क्वेश्चन को कंडक्ट किए होंगे। क्लियर है? और इसके बाद यह जो है वो दिया गया है उनका कैलकुलेशन मेथडोलॉजी कि वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। नेक्स्ट बिंदु पर परिचर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। वही बात लिखा हुआ है कि द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 2 पेपर्स करस्पॉन्डिंग द नंबर्स ऑफ स्लॉट अराइव एट shall determine the qualifying cutoff for the eligibility of assistant professor and admission in PhD। मैंने आपको बता रखा है कि दोनों पेपर का हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग जो है वो होगा। और जो रिजल्ट है हमारा वो कहाँ पे दिखने को मिलेगा? JPSC के साइट पे देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका आयोजन भी वही कर रहे हैं। उसके बाद में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग होगा रिजल्ट, अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा एग्जाम दिया, अगर वो किसी कारणवश उत्तीर्ण नहीं हो पाया तो क्या उसको रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग कर सकता है? तो JPSC ने साफ कर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी देयर शैल नो रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट का ना ही रीवैल्यूएशन होगा और ना ही रीचेकिंग होगा,
ठीक है, एक बार जो रिजल्ट आ गया आ गया। ठीक है, तो आपने 6% रूल आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए, दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, कोई भी डाउट हो आपको जेट से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स पे जो है वो अपने कमेंट करें, प्रतिक्रिया दें। मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आपका सुझाव दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।